सपना और अंजलि दोनों बहनें पढ़ने में बहुत होशियार थी। वो दोनों हमेशा ही स्कूल में अच्छे नंबरों से पास होती थी। मुझे तो बड़ी होकर आईपीएस बनना है और मुझे तो डॉक्टर बनना है। उन दोनों बहनों को पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन उन दोनों को सपोर्ट करने के लिए उनके घर में केवल एक उनकी माँ ही थी। हाँ हाँ मेरी बच्चियों, अच्छे से पढ़ाई करो, एक दिन तुम दोनों का सपना जरूर पूरा होगा। अरे रहने दो सुनीता, क्यों उन दोनों को बेकार के सपने दिखा रही हो? और वैसे भी पढ़ लिख कर इन्होंने करना ही क्या है? मैं तो कहता हूँ इन्हें चूल्हा चौके का काम सिखाओ, कल को ससुराल जाएंगी तो काम आएगा। लेकिन ये सुनकर सुनीता ने कहा, सुनिए जी, जमाना बदल गया है, अब पढ़ाई लिखाई का जमाना है, इन दोनों को स्कूल तो जाने दीजिए। सुनीता के कई बार कहने पर उसके पति मनोहर ने उन दोनों को स्कूल भेजना शुरू किया था। वो दोनों बहनें स्कूल में अच्छी पढ़ाई कर रही थी, हमेशा फर्स्ट आती थी। ऐसे ही समय बीता और अब उन दोनों ने 12वीं की कक्षा पूरी कर ली। जैसे ही उनके 18 साल पूरे हुए, उन तीनों के पिता ने कहा, अब इनकी शादी करवानी होगी, इनके लिए कोई लड़का ढूंढना होगा। लेकिन बाबा, अभी तो हमें आगे पढ़ाई करनी है। हाँ बाबा। फिर कुछ दिनों बाद सुनीता का बीपी हाई होने से उसके सर की नस फट गई और उसकी मौत हो गई। ऐसे ही समय बीता। 2 महीने बाद मनोहर का बड़ा भाई उनके घर आया। अरे तूने अब तक अपनी बेटियों को कवारा बैठा रखा है, नहीं तो अपने गांव में सबकी शादी 18 होते पूरी हो जाती है। अब बिन माँ की बच्चियां हैं, कहीं ऊंच नीच हो गई तो जल्दी से इनके लिए लड़का देख और इनके हाथ पीले कर दे। अपने बड़े भाई की बात सुनते ही मनोहर ने उनके लिए लड़का देखना शुरू कर दिया और फिर एक ही परिवार में दोनों बहनों की शादी तय कर दी। लेकिन बाबा, ऐसे तो हमारी ख्वाहिश अधूरी रह जाएगी, हम शादी करके क्या ही कर पाएंगे। नहीं अंजलि, ऐसा नहीं सोचते। ऐसी भी कई लड़कियां हैं जो शादी के बाद पढ़ाई करती हैं और अपना करियर बनाती हैं। हम दोनों शादी के बाद पढ़ाई करेंगे और सरकारी नौकरी हासिल करेंगे। अपने बाबा के कहने पर उन दोनों ने शादी कर ली, लेकिन पढ़ाई की वजह से उनकी माँ ने कभी उनसे ज्यादा काम नहीं करवाया था, जिस कारण वो दोनों काम में इतनी माहिर नहीं थी। इसलिए अक्सर अपनी सास के ताने वो सुनती रहती। एक रोज उनकी सास, देखो, जितना भी पढ़ना था शादी के पहले पढ़ लिए, अब आगे की पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं। इस घर में ये सब नहीं चलता, ये सब छोड़ो और अब घर संभालो चुपचाप से। लेकिन उन दोनों के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। 2 दिन बाद उनकी सास सुलोचना अपनी सहेली के घर जाती है। अंजलि, माँ जी घर पर नहीं है, चलो जल्दी से यूनिवर्सिटी चलकर फॉर्म भराते हैं। हाँ हाँ ये ठीक रहेगा। वो दोनों जल्दी से यूनिवर्सिटी जाती हैं और फॉर्म भराती हैं, साथ ही किताबें भी ले आती हैं। वो किताबें उन्होंने अपने बैग में छुपा ली, लेकिन जब वो घर पहुंची तो उन्होंने देखा उनकी सास सुलोचना सामने खड़ी है। कहाँ गई थी तुम दोनों? माँ जी, वो हम बाजार गई थी कुछ सामान लाने के लिए। दिखाओ तो क्या सामान लाई हो। लेकिन तभी बाहर से उसकी पड़ोसन उसे कीर्तन के लिए बुलाने आ जाती है। सुलोचना उसके साथ चली जाती है और इस तरह वो बच जाती है। उन दोनों के पति ज्यादातर काम के सिलसिले में बाहर ही रहते, इसलिए दोनों को अपने अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई करने का मौका मिल जाता है। अब उन दोनों ने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। दूसरी तरफ मनोहर ने अपनी बेटियों की शादी के लिए बहुत सारा कर्ज जमींदार से उठा रखा था, जिसको न चुकाने के कारण जमींदार ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया, साथ ही उसे घर से निकाल दिया। इन बेटियों को ब्याहने के चक्कर में मैं आज सड़क पर आ गया। उधर उन दोनों बहनों ने अपने सपने पूरे करने पर जोर लगा दिया। फिर कुछ दिन बाद वो दोनों एक साथ गर्भवती हुई। फिर एक रोज जब उनका एडमिट कार्ड घर पर आया तो चपरासी वो कार्ड उनकी सास के हाथ देकर चला गया। अच्छा, तो ये दोनों पढ़ना चाहती हैं। अपने बेटों को ये बात बताती हूँ, तभी उनकी अक्ल ठिकाने आएगी। शाम को सुलोचना ये बात अपने दोनों बेटों को बताती है। बड़ी चर्बी चढ़ी है ना तुझे पढ़ाई करने की? पढ़ लिख कर नौकरी करनी है क्या? हम पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी करना चाहते हैं। अरे पागल हो गई हो क्या दोनों? सरकारी नौकरी कोई बाजार में मिलने वाली चीज नहीं है जो गई और खरीद ली। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों के जूते घिस जाते हैं। आई बड़ी सरकारी नौकरी करने वाली। उन दोनों के पति उनकी खूब पिटाई करते हैं और उन्हें घर से निकाल देते हैं। वो दोनों अपना एडमिट कार्ड, किताबें, कुछ सामान साथ में लेकर घर चली जाती हैं। अब हम क्या करें अंजलि? अब हमारे पास पढ़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अब हमें वो हासिल करना ही होगा जो हम चाहती हैं। फिर फुटपाथ के पास उन्होंने अपनी साड़ियों से घेर कर एक झोपड़ी बना ली और वहां बैठकर पढ़ने लगी। दिन में वो भीख मांगकर गुजारा करती और शाम के बाद से स्ट्रीट लाइट की रोशनी में पढ़ने लगी। ऐसे ही कई दिन बीत गए।
जब उन दोनों ने सिर्फ पानी पीकर अपना पेट भरा लेकिन पढ़ना नहीं भूली। फिर उनके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम हुए, जहां उन दोनों ने पूरे कॉलेज में टॉप किया। कॉलेज के प्रिंसिपल को उन दोनों की कहानी पता चली। उन्होंने दोनों बहनों से कहा, आज से तुम दोनों कॉलेज के हॉस्टल में ही पढ़ोगी और खूब मन लगाकर पढ़ना। अब मैं भी तुम दोनों की उड़ान देखना चाहता हूँ। सच में प्रिंसिपल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब से वो दोनों हॉस्टल में ही रहने लगी, साथ ही वहां थोड़े बहुत काम भी करने लगी, जिससे उन्हें 2 वक्त का खाना भी मिलने लगा। कुछ समय बाद दोनों बहनों ने बच्चों को जन्म दिया। अंजलि ने बेटे और सपना ने बेटी को जन्म दिया। अब वो अपने बच्चों की भी देखभाल करती, साथ ही पढ़ाई जारी रखी। ऐसे उन दोनों ने कॉलेज पास कर लिया। अब बारी थी उनके बचपन के सपने को पूरा करने की। अंजलि ने डॉक्टरी और सपना ने आईपीएस का एंट्रेंस एग्जाम दिया। वो दोनों सेलेक्ट तो हो गई, लेकिन कॉलेज खत्म होने के कारण अब उनको हॉस्टल छोड़ना पड़ा और एक बार फिर वो फुटपाथ पर आ गई और वहीं पर बच्चों को कोचिंग भी देने लगी। साथ ही अपनी पढ़ाई करती रही। ट्यूशन से मिले पैसों से वो अपने बच्चों को पालने लगी और अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने लगी। कुछ समय बाद एग्जाम देकर उनको अपनी मंजिल मिल गई। दोनों को सरकारी नौकरी मिल गई। अंजलि डॉक्टर बन गई और सपना आईपीएस। आखिरकार हमारा सपना पूरा हो गया। इसे पूरा करने के लिए हमने कितनी मेहनत की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भगवान। उधर उनके दोनों पतियों की फैक्ट्री में आग लग गई और उनका काम छूट गया। जो घर था उसे कर्जदारों ने ले लिया। अब वो सड़क पर आ गए। एक रोज दोनों बहनों ने भंडारा करवाने की ठानी। ये खबर मिलते ही सभी गरीब और भिखारी लोग उनके भंडारे में आए, जिसमें उनके पिता मनोहर और उसकी सास सुलोचना और उनके पति भी थे। उन दोनों को सफल होता देख वो सब हैरान रह गए। हमें माफ कर दो बहू, हमारे कर्मों की सजा हमें मिल गई है। ये हमारे बच्चे हैं, हमें माफ कर दो अंजलि। हाँ सपना, तुम भी मुझे माफ कर दो। और बाबा, आपका ये हाल कैसे हुआ? फिर मनोहर ने उसको सारी बात बताई। अपनों का ये हाल देख उन दोनों बहनों को उन पर दया आ गई और उन्होंने सब कुछ भुलाकर उन सबको अपना लिया। अब अपनी दोनों सरकारी नौकरी वाली बहुएं खुशी खुशी नौकरी करती और उसकी सास उनके दोनों बच्चों का ध्यान रखती। शीतल एक डॉक्टर थी और विनय एक कंपनी में नौकरी करता था। कुछ समय बाद दोनों ने शादी कर ली। उसके बाद विनय और शीतल ने एक फ्लैट ले लिया और शहर में ही रहने लगे। विनय के माता पिता दूसरे शहर में रहते थे। कुछ दिनों के लिए विनय के माता पिता उसके पास रहने के लिए आने वाले थे। शीतल, मैं माँ पापा को लेने स्टेशन जा रहा हूँ। चलो, आज संडे है, हम दोनों की क्लिनिक की छुट्टी रहेगी, तो थोड़ा समय भी निकल आएगा। हाँ, पर मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। हो सकता है बीच में मुझे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स भी देखनी पड़े। हाँ, कोई नहीं, सब हो जाएगा। चलो, मैं आता हूँ। और फिर विनय अपने माता पिता को ले आता है। बड़ी कमजोर हो गई हो बहू, कुछ खाती पीती नहीं हो क्या? कहाँ माँ जी, मेरा तो वजन बढ़ गया है। मैं तो वजन कम करने की कोशिश कर रही हूँ। आप क्या लेंगी माँ जी? वो मेरी 2-3 अर्जेंट अपॉइंटमेंट है एक वीडियो कॉल पर कुछ पेशेंट देखने। उसके बाद मैं नाश्ते में कुछ बना लूंगी। अरे बहू, हमारी चिंता मत करो, हम कुछ भी खा लेंगे भाई। तुम जो है काम करो। अच्छा? हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो बहू, और कुछ बनाना होगा तो मैं बना लूंगी। शीतल अपने रूम में चली जाती है। माँ, क्या बना रही हो? बेटा, ये आलू रखे थे, इनकी आलू टमाटर की सब्जी बनाई है। बस अब पूड़ियां तलनी रह गई हैं। सोचा आज तुम दोनों की इतवार की छुट्टी है तो बढ़िया नाश्ता होना चाहिए। बहू बेचारी भी तो काम में लगी रहती है, आज मेरे हाथ का गर्मा गर्म नाश्ता करेगी। माँ, पूड़ी और शीतल वो इतना ऑयली खाना बिल्कुल नहीं खाती, और तो और वो मुझे भी नहीं खाने देती। अरे कोई बात नहीं, एक दिन खाने से कुछ नहीं होता। मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी तो मेरी बहू जरूर खाएगी। हाँ, कोई नहीं, सब हो जाएगा। चलो, मैं आता हूँ। लीला नाश्ता तैयार करके टेबल पर लगा देती है। कुछ देर बाद शीतल कमरे से बाहर आती है। हो गया बहू काम, आओ नाश्ता कर लो। मैंने नाश्ता तैयार कर लिया है। नाश्ता आपने बना भी लिया? मुझे थोड़ा टाइम लग गया। आपको सब्जियां मसाले वगैरह सब रसोई में मिल गए थे ना? विनय पोहा ऊपर की अलमारी में रखा था। तुम्हारी सास ने नाश्ते में पोहा नहीं, पूरी आलू बनाए हैं भाई। हाँ बहू, पोहा तो तुम लोग रोज खाते हो। आज तुम्हारी छुट्टी है तो मैंने सोचा कुछ अलग सा नाश्ता बना लेती हूँ। मैं गरम गरम पूड़ी निकाल कर ला रही हूँ। तुम और विनय बाबूजी के साथ बैठकर नाश्ता कर लो। माँ जी, पूड़ी बहुत ऑयली होती है,
अगर मैंने खा ली ना तो पूरा दिन काम नहीं कर पाऊंगी। शीतल देखती है कि उसकी बात से उसके सास ससुर बुरा मानने वाले हैं, तो वो बात को बदल देती है। अच्छा ठीक है माँ जी, बस एक पूड़ी देना, मैं ज्यादा नहीं खाती हूँ। अच्छी बनी है माँ जी। और मैं बोल रही थी दोपहर में आप क्या खाओगे? मैं विनय के साथ जाकर सामान और सब्जियां खरीद लाती हूँ। अरे तुम आराम करो बहू, मैं और तुम्हारे बाबूजी चले जाएंगे, हमारा थोड़ा टहलना हो जाएगा। हाँ हाँ बहू, यहाँ के बाजार तो मैं अच्छे से जानता हूँ। विनय बेटा, हम लोग ले आएंगे, तुम अपना जो भी कोई जरूरी काम है वो निपटा लो, एक ही तो छुट्टी मिलती है तुम दोनों को। क्या हुआ पापा, ठीक तो हो? बाबूजी क्या हुआ, मुझे बताइए। पता नहीं, बेचैनी सी हो रही है। आज तुमने अपनी बीपी की दवाई नहीं खाई होगी, तभी ऐसा हुआ है। लीला बस खाने जा ही रहा था, अभी तो नाश्ता किया। तुम जानती हो, नाश्ता करके ही तो दवाई लेता हूँ। माँ बाबूजी को बीपी की दवाई दे दो, इनका बीपी ज्यादा आ रहा है। अचानक एकदम कैसे बीपी बढ़ गया पापा? शीतल, तुम इस बारे में कुछ बता सकती हो? कोलेस्ट्रॉल और बाबूजी का ये बढ़ता हुआ वजन, ये दो कारण तो मैं अभी बता सकती हूँ। बाबूजी, आपको अपने खान पान पर बहुत ध्यान रखना होगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है, मैंने एक इंजेक्शन दे दिया, इससे कंट्रोल हो जाएगा। हाँ बहू, अब ठीक लग रहा है। बाबूजी, अब डॉक्टर बहू के घर आयो, डॉक्टर बहू की रसोई में खाना बनेगा तो डॉक्टर बहू के हिसाब से ही बनेगा। माँ जी, अब आप भी अपने खान पान पर कंट्रोल कर लो, नहीं तो आगे चलकर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक कह रही हो बहू, एक काम करते हैं, तुम मुझे बताओ रसोई में क्या क्या बनाना है, मैं तुम्हारे बाबूजी के लिए और सबके लिए वही बना दिया करूंगी। ठीक है माँ जी, चलो फिर मैं और आप आज बाजार चलते हैं और कुछ घर के लिए हेल्दी सामान खरीद कर लाते हैं। शीतल कुछ देर बाद वो अपनी सास को लेकर बाजार जाती है और सारा सामान खरीद कर घर लौटती है। इतना सारा सामान खरीद लिया बहू, सच तुम्हारे साथ आज बाजार में बहुत अच्छा लगा। तो ठीक है, हम हर संडे एक साथ मार्केट चला करेंगे। नमस्ते दादी, कैसे हो? अरे मेरा प्यारा बच्चा अंकुर, मेरा लाडला, तू कब आया? दादी बस अभी आए, मम्मी पापा भी आए हैं। नमस्ते ताई जी, कैसी हो शीतल? मैंने सुना आप आए हुए हैं तो मिल आती हूँ, आज इनकी भी छुट्टी थी। अच्छा किया भाभी, बहुत समय से आप लोगों से मिलना भी नहीं हुआ था, हम लोग भी बिजी होते हैं और आप और भैया भी। आप लोग बैठो, मैं ये सामान रख दूं। नमस्ते ताई जी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ अजय बेटा, बहुत अच्छा लगा तुम लोग मिलने आए। नीलम और अजय लीला की जेठानी के बेटा बहू थे जो उसी शहर में रहते थे। दिक्कत तो मेरे भी बहुत रहती है शीतल, डेली एसिड बनता है, जरा सा कुछ खाता हूँ कि एसिड बन जाता है, जलन रहती है, सीने में बहुत परेशानी होती है। कोई बात नहीं भैया, मैं आपको मेडिसिन लिख दूंगी, आप ले लेना, उससे आराम पड़ेगा। और आप एसिड के लिए प्लीज ऑयली फूड, जंक फूड और बाजार का खाना अवॉइड करो, जितना हो सके हल्का हल्का खाना खाओ ताकि आपको एसिड ना बने। दादी, मुझे बर्गर खाना है। हाँ हाँ, मैं अभी तुम्हारे दादाजी से बर्गर मंगवाती हूँ। बस जब देखो बर्गर, पेटी, पिज्जा यही खाने का सूझता है। मैंने सुबह नाश्ते में आलू के सैंडविच बनाए तो वो इसने नहीं खाए, अब बर्गर खाएगा, ये भी बहुत परेशान करता है। कोई बात नहीं नीलम बहू, मैं अभी इसके लिए बर्गर वगैरह ले आता हूँ। शीतल ने उस समय कुछ बोलना ठीक नहीं समझा क्योंकि नीलम और अजय उनके घर पर मेहमान थे। कुछ देर बाद शीतल के ससुर बर्गर खरीद कर ले आते हैं। अंकुर बर्गर खा लेता है, पर कुछ देर बाद अंकुर के पेट में दर्द होने लगता है। मम्मी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। आज फिर तुम्हारे पेट में दर्द है? शीतल, अंकुर के पेट में अक्सर कुछ खाकर दर्द हो जाता है, जरा इसको चेक करना। भाभी, अंकुर बाजार का कितना जंक फूड खाता है, प्लीज आप सच बताना। ये जब भी स्कूल से आता है इसके हाथ में कभी बर्गर, कभी पेटी, कभी कुलचे छोले, और तो और ठंडी वो बर्फ वाली आइसक्रीम होती है, वो भी खाता हुआ आता है। बस भाभी, यही वजह है, ये सब हमारे खान पान से जुड़ा होता है। ये लो अंकुर बेटा, ये दवाई खा लो, अभी पेट में दर्द ठीक हो जाएगा। और भाभी, अगर अंकुर बर्गर मांगता है तो आप उसको घर पर चपाती रोल बना कर दिया करो। आप मेरे साथ आओ, मैं आपको चपाती रोल बनाकर दिखाती हूँ। शीतल नीलम और लीला को अपनी रसोई में ले जाती है और कुछ रोटियां लेकर साथ में सब्जी और पनीर लगाकर बढ़िया से चपाती रोल और पिज्जा स्टाइल की रोटी तैयार करती है। सब लोगों को रोल और पिज्जा स्टाइल रोटी बहुत टेस्टी लगती है। चाची जी, मेरे पेट में दर्द बिल्कुल ठीक हो गया है, क्या मैं ये खा सकता हूँ?
हाँ हाँ अंकुर बेटा, तुम बिल्कुल खा सकते हो, पर एक शर्त है, मुझे प्रॉमिस करो कि तुम आज के बाद बाजार का जंक फूड नहीं खाओगे। मम्मी आपके लिए दाल सब्जी जो भी बनाएंगी आप वही खाओगे। प्रॉमिस चाची जी, मैं बाजार का जंक फूड नहीं खाऊंगा, मैं मम्मी के हाथों का बना ही खाना खाऊंगा। थैंक यू शीतल। भाभी ये तो मेरा फर्ज था। सब शीतल की बात को गहराई से लेते हैं। शीतल अपनी रसोई में बनाने वाले नाश्ते से लेकर रात के डिनर की सारी चीज अपने सास ससुर को भी बताती है और अपने जेठ जेठानी को भी। वो सब बहुत खुश होते हैं कि शीतल एक बहुत अच्छी होनहार डॉक्टर होने के साथ साथ एक बहुत अच्छी बहू भी है। शीतल बहू, तुमने दोपहर के लिए लौकी मंगवाई थी और पपीता बहुत बढ़िया आया हुआ था, मैं वो भी ले आया हूँ। अच्छा किया बाबूजी, मैं दिन में काट दूंगी, फिर सब खाएंगे। शीतल की सास उसे अपने गले से लगा लेती है। शीतल भी खुश थी कि उसके सास ससुर ने उसकी बातों को महत्व दिया और उन पर अमल